बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे बीच जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, मुंबई और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर, महाराष्ट्र में मुसलमानों की एक बड़ी क़यादत और ख़ुद हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आवाज़ मौजूद है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे उन उमूर पे जो उमूमन मुस्लिम क़यादत के नाम पर या मुसलमानों के डेवलपमेंट के नाम पर या मुसलमानों के मुख्तलिफ इश्यूज़ के नाम पर जो कम्युनिटी में डिस्कस किया जाता है। मुख्तलिफ बयानात के हवाले से जब पॉजिटिव बातें की जाती हैं तो उमूमन ऐसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त जबकि महाराष्ट्र के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों में एक हमामी का आलम है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है। हम मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब से गुफ्तगू करना चाहते हैं उन उमूर पर जो मुस्लिम लीडरशिप से मुतालिक है। आसिम भाई, एक चीज़ जो महसूस की गई है और जी। आपका जो बयान 2-3 रोज से गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, वो ये है कि मुसलमानों को अपनी क़यादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आखिर ये क्या जो जिस पैराए में आपने गुफ्तगू की है वो क्या था? देखिए, माहौल इस देश में ऐसा बन चुका है कि जब बदरुद्दीन अजमल साहब ने कांग्रेस से अलायंस किया तो बीजेपी का एक ही वह था कि अगर कांग्रेस जीती तो बदरुद्दीन अजमल साहब सीएम बनेंगे। कांग्रेस हार गई। गुजरात में बीजेपी का ये था कि अगर कांग्रेस यहाँ जीती तो अहमद पटेल साहब सीएम बनेंगे। और जिस गुजरात के इतने बड़े लीडर अहमद पटेल साहब को मंच पर नहीं लाया गया कि पोलराइजेशन हो जाएगा। आपने देखा होगा ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने शिकायत किया कि आजकल जो है हम लोगों को थोड़ा दूर रखा जा रहा है। 2014 से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। देखिए, एक झूठ को 50 बार बोला जाए ना तो लोगों को सच लगता है। गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में ऐसी इमेज बना दी गई है कि मुसलमान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। ऐसे माहौल में और ज़ोर से चिल्लाना कि भाई मुस्लिम क़यादत को उभार कर लाओ, मुस्लिम क़यादत है ना। मैं तो एमपी था ना 6 साल तक, मैंने कानून बनाया 6 साल तक। मैं अपर हाउस में राज्यसभा में बैठा, तीसरी बार चुन कर आया हूँ मैं, लेकिन हम शोर तो नहीं मचा रहे ना। और मैं देखता हूँ कि आज़ादी के पहले से अगर लीडरशिप की बात किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे लीडर थे, लेकिन किसके पीछे थे? वो प्रधानमंत्री बने क्या? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, लेकिन उनकी क़यादत कौन कर रहा था? देश की क़यादत कौन? जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। मुसलमानों का जो एतराज़ है वो ये है कि 70 साल जो दौर रहा है कांग्रेस की क़यादत का, उस कांग्रेस की क़यादत ने मुस्लिम लीडरशिप को कभी उभरने नहीं दिया। इसलिए अब मुसलमानों के बीच एक 2014 से पहले जो बात कह रहे हैं आप, एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की गई कि मुसलमानों की अपनी क़यादत हो ताकि वो अपनी बात कर सकें। मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर काम करेगा, अलग बात नहीं करेगा, तो अच्छी क़यादत निकल के आ सकती है। और सिर्फ मुसलमान की बात करेगा, मैं समझता हूँ पूरे देश में अगर सिर्फ मुसलमान के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ कि 543 सीटों में 50 सीट भी आना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगी। और जिस दिन ये होगा अपनी बात, उस दिन वो लोग जब लड़ेंगे इलेक्शन ना, तो उनको 500 सीटें मिलेंगी। अभी तो 325 मिल चुकी है, वही तो चाहते हैं वो लोग। इसलिए हमें इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान शोर ज़ोर से चिल्लाने से अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन नुकसान हो रहा है ये बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ तंजीमें अपनी मस्जिदों में लोगों को बुला रही हैं, बता रही हैं कि हमारे मस्जिद में क्या होता है। आइए मदरसे देखिए, हमारे मदरसे में क्या होता है। जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही ना, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही। पहले गलत फहमियों को दूर करिए, गैर मुस्लिम के साथ में अच्छे रवातिब कीजिए। और ये खड़े होकर मंच के ऊपर ना सिर्फ आ कर के और वो कुछ सूरह पढ़ना, कुछ नारे लगाना इस्लामिक, और फिर जो जिन गैर मुस्लिमों से हम राब्ता करके एक अच्छा माहौल बना रहे हैं उनको भगा देना, मैं समझता हूँ इससे नुकसान हो रहा है। ये 2014 से पहले एक पूरे मुल्क में एक हवा क्रिएट किया गया कि मुस्लिम क़यादत उभरनी चाहिए और हमारे बीच ऐसे मुस्लिम लीडरान हैं जो मुस्लिम इश्यूज़ पे बात करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं आसाम, जब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
जब हम देखते हैं महाराष्ट्र, जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, मुस्लिम लीडरशिप खामोश रह जाती है। देखिए, मैं बताऊं, मैं कोई कायद नहीं हूँ। मैं तो एक बिजनेसमैन, व्यापारी, लेकिन मैंने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आवाज़ लगाई। आप यकीन जानिए, मैं अगर एमएलए नहीं बनूँ तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एमएलए बनने से एक फ़ायदा है कि कुछ फ़ंड मिलता है, मैं गरीबों के इलाके में लगा सकता हूँ। उसमें 1 रुपया मेरे लिए सूअर के गोश्त के बराबर है। मैं पुलिस स्टेशन में, मैं गवर्नमेंट की मशीनरी में, मैं असेंबली में अपने सवाल उठा सकता हूँ। इसके अलावा और मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है एमएलए बनने से। मैं जीतूंगा तो भी करूँगा, नहीं जीतूंगा तो भी काम करूँगा, लेकिन जीतने के बाद इन सब चीज़ें के जब बताया मैंने, उससे फ़ायदा होता है। अभी जो बहुत लोग शोर करते हैं, मैं बताऊँ आपको, आंध्र प्रदेश में 5 लड़के जेल में बंद थे। जेल से उनका फैसला होने वाला था, कोर्ट कई सालों से बंद थे। गाड़ी में बैठाया पुलिस ने, बीच रास्ते में आई, 4-5 को मार दिया गया। मुस्लिम क़यादत के नाम पर शोर करने वालों, खुदा की कसम, मुझे वहाँ से बार बार फ़ोन आया कि कोई पूछने वाला नहीं, अबू आसिम साहब आ जाओ। मैं 5 के घर पे गया। मैं अगर कहूँ कि मैंने कोई मदद किया तो शायद मुझे शर्म आएगी। मुझसे जो होता था तो मैंने किया, और मेरी कंपेन क़यादत ने किया वहाँ पर कि ये यहाँ कर हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि आसिम भाई, माहौल बहुत ख़राब है, आप 2-4 एमपी को लेकर आ जाएंगे, कुछ धरना देंगे तो माहौल बन सकता है। मैंने नेताजी से बात किया, मुलायम सिंह जी ने अमर सिंह जी को भेजा और वहाँ जाके ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किया और 50 लाख रुपया वहाँ पर उन लोगों को फसाद में मुतज़रिन को दिया। मालेगांव में इतना कुछ हुआ, किसने क्या किया? 1 लाख रुपया मिला था जिन लोगों को बम ब्लास्ट में जो बेचारे शहीद हुए थे। मैंने मुलायम सिंह जी को वहाँ से कहा कि आप प्लीज़ आ जाइए, मुसलमान बहुत परेशान है। उसके सर पर एक हाथ रख दिए मोहब्बत का, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मुंबई के ब्लास्ट में ट्रेन में 6 लाख मिला, यहाँ सिर्फ 1 लाख मिला। नेताजी को यहाँ से सीएम ने फ़ोन किया कि मत आइएगा आप, जब उनको मालूम पड़ा कि हो रहा है, और हमें मालेगांव का पूरा कॉर्डन कर दिया गया, एकदम बंद कर दिया गया। एक ऐसा हॉल दिया गया जिसमें 4 तरफ जाले लगे हुए थे। मुलायम सिंह जी इस कैलिबर के नेता आए, 50 लाख रुपया उन गरीबों को वहाँ दिए हमने। तो हम अब क्या कहना आपको, ख्वाजा यूनुस का मामला हुआ, हमने लड़ाई इज़्ज़त के साथ में, हम कहाँ पीछे हटे। उसके बाद अब मैं जेल में था, बेकसूर पकड़ा गया था। उसी मेरे जेल के बैरिक में कुछ लड़के थे जो राधाबाई चाल के केस में पकड़े गए थे। जब फैसला हुआ उनको सबको 20 साल सज़ा, उम्र कैद हो गई। मुझे मालूम था कि इनकी गलती नहीं, ये दलाली कर रहे थे पुलिस की, इन पुलिस वालों ने इनको उठा के डाल दिया अंदर। मैंने बहुत मामला गर्म था, मैंने उन सब के केसेस को लिया, सुप्रीम कोर्ट गया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी से 1 रुपया नहीं मांगा मैंने, और बड़े से बड़ा वकील करे सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहा करा के लाया। मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, मैं 3 बार गया और मैंने 3 बार जाकर वहाँ जितनी मदद उससे कराया, और अखिलेश जी से बात किया। आपको पता है 1,800 करोड़ उनके घरों को ले दिया गया, और उसके बाद हर शहीद के घर वालों को नौकरी दी गई और एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया। अब बताइए, ये मुस्लिम क़यादत आप कहेंगे या खादिम कहेंगे, कोशिश किया हम लोगों ने, दिलाया। इस वक्त जो यूपी में सूरत हाल है, यूपी बिल्कुल हॉट केक की तरह है पॉलिटिकली भी, और आपके बयानात को भी उसी तनाजुर में पब्लिसाइज करने की कोशिश की गई। यूपी में किस तरह का माहौल होना चाहिए? देखिए, यूपी में मेरे पास कुछ लोग आए थे, कहा कि हम लोग यूपी जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी कहती है कि हमको आप वोट मुसलमानों को नहीं दिलवा सकते, लेकिन बंटवा सकते हैं, जाइए बंटवाइए। समझा आपने? और 2014 में सुब्रमण्यम ने एक इंटरव्यू में कहा था, पूछा उससे कैसे आप सरकार चलाओगे, तो उसने कहा जो 85% है उनको हम इकट्ठा करेंगे और 15% जो हैं उनको हम टुकड़े कर देंगे। मैं देख रहा हूँ 2014 से वही हो रहा है कि अब एक साहब कह रहे हैं कि मैं अब की बार योगी को चीफ मिनिस्टर नहीं बने दूंगा। बहुत तालियां बजाए हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह न बनने दें। बीजेपी को अब की बार हम हरा देंगे। अब कैसे हरा देंगे? उनके पास कौन सा वोट बैंक है, मुझे बताइए ज़रा आप। उनके पास वोट बैंक मुसलमानों के अलावा और कोई दूसरा है क्या? प्रकाश अम्बेडकर जी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, उनके साथ अलायंस होता है तो एमएलए की सीटें 2 आती हैं, वो भी मुसलमान की आती हैं। आज तक जितनी लड़े मुसलमान की आती है। उनके पीछे जो लड़के थोड़ा नारा लगाने वाले बड़े जोश में हैं, जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हैं, वो भी मुसलमान हैं। तो योगी जी को हराने के लिए कौन सा वोट बैंक है? मैं हरा दूंगा और मुस्लिम वोट बांट दूंगा। इसलिए मुझे बेचैनी हुई कि मुझे जाना चाहिए
और वहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता करके किसी तरह से बीजेपी को हराना चाहिए। क्यों हराना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बीजेपी मुसलमानों के बारे में बोलती रही, हिंदुओं के और खिलाफ है। वो उनकी लाशें तैर रही थी जमुना गंगा में, कुत्ते खा रहे थे उसको, सारे एयर इंडिया बिक रहा है और ट्रेन प्राइवेट हो रही है। इन सब में जो हमारे हिंदू, हमारी कितनी नौकरी उसके अंदर 1% एयर इंडिया में, ट्रेन में हमारी 2% रेलवे में है। तो 98% 99% हमारे बरादरान वतन जो गैर मुस्लिम है उनकी नौकरियां हैं। अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये नौकरियां जो है ना, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, तनख्वाह आधी हो जाएगी और जो लोग 8 घंटे काम करने के बजाय 6 घंटे काम करते थे उनको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो आपकी नज़र में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनना चाहिए? नहीं, सिनेरियो बनना चाहिए यूपी में, ये बनना चाहिए बीजेपी जो किसानों के खिलाफ है, किसान परेशान है, मुसलमानों के तो खुल के खिलाफ है, जो आज इस देश की जीडीपी को ख़त्म कर दिया, जो आज महंगाई आसमान की ऊंचाई पहुंच चुकी है, जो हर इशू में हिंदू मुस्लिम लाती है। हमें इस हिंदू मुस्लिम यानी सिर्फ अभी आपने देखा अलीगढ़ में 2 बच्चों को बात करा रहे हैं। अभी बच्चा कह रहा है तुम मुसलमान बन जाओ, तुम नहीं तो अभी समाजवादी सरकार आएगी तो अलीगढ़ में बहुत मुश्किल होगा रहना, नहीं तो तुम जहन्नम में जाओगे, जन्नत में जाओगे, मुसलमान बन जाओ। जब इंक्वायरी होती है तो दोनों के दोनों हिंदू हैं। ऐसे माहौल में हम लोगों को किसी तरह से हिंदू मुस्लिम की एकता करके हमें बीजेपी को हराना चाहिए। समझा आपने? मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा मुख्यमंत्री बन जाए मेरा, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। ये 14% भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अगर इस मुल्क में रहना है तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात करना चाहिए, तो ही काम होने वाला है। खुल करके अपनी बात करेंगे तो नुकसान होगा। मेरे पास वीडियो है, एक बड़े मौलाना कह रहे हैं कि खुदा की कसम शरीयत गज़ब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा अगर तुमने अपनी लीडरशिप नहीं बढ़ाया, तुमने अपने को वोट दो, अपने को बढ़ाओ। क्या ये अलगापन है? ये नहीं चलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। काम करो, चिल्ला करके जो हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं उनको ही भगा दोगे तुम लोग तो होगा क्या? आपकी जो गुफ्तगू हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें आपने कहा कि भाई जिसे मुस्लिम क़यादत चाहिए उसे पाकिस्तान जाना चाहिए। नहीं मैं, हाँ, और पाकिस्तान के बहुत सारे लीडरान या कॉलमनिस्ट जिनको मैं पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं कि जिसे इस्लामिक स्टेट चाहिए उसे अफ़गानिस्तान जाना चाहिए। तो ये खुद देख के नहीं मैं देखिए 1947 में मुल्क जब बट गया तो मुस्लिम एक बन गया मुल्क। इस मुल्क में सिर्फ मुस्लिम की बात करना जायज़ है क्या आपको? इस मुल्क में सेकुलरिज्म की बात करनी है। देखिए मैं जब से यूपी जाने लग गया हूँ ना तो ज़रा पारा चढ़ गया और मुझे उम्मीद हो गई है, अखिलेश जी अब दौरा कर रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी अब की बार बीजेपी को हराएगी। तो अब वो लोग जो परेशान है ना, वो मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के किसी तरह से ऐसा करना चाहते हैं कि हम लोग डैमेज हो जाएं और वोट बढ़ जाए। ये कोशिश हो रही है। एक जुमला है ना, रोको कॉमा लगाइए मत आने दो। अब एक उसी को रोको मत जुमला लगाइए आने दो। इस तरह से बातों को घुमा फिरा के बात करना ये बिल्कुल जो है फालतूगिरी है, ये बेवकूफ़ी। मैंने कभी टीका नहीं लगाया। मैं हिंदू भाइयों के फंक्शन में जाता हूँ, मुझे राजनीति करना है ना। मैं कोई इस्लामिक मस्जिद में कोई इमाम तो नहीं हूँ, मैं कोई मदरसे का कोई मुदर्रिस तो नहीं हूँ, इस्लामिक कोई टीचिंग तो नहीं कर रहा हूँ। जब इस मुल्क में मुझे मुसलमानों की बात करना है तो मैं धर्म की बात होगी, मज़हब की बात होगी तो करूँगा, लेकिन जब मुझे पॉलिटिक्स की बात करना है तो मुझे सबके साथ जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ईद बकरीद होली दिवाली में सब एक दूसरे के पास आओ जाओ। तो मैं एक फंक्शन में गया जहाँ पूजा हो रही थी, मैं गया वहाँ, मुझे हार दिया, मैं आ गया। क्या गलत किया मैंने? अब ये लोग चाहते हैं, अब मेरे ऊपर इन्होंने कंप्यूटर से एक टीका लगा दिया, बार बार दिखाएं देखो देखो टीका। अरे भाई मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, सियासत कर रहा हूँ जिसमें सबकी ज़रूरत है। मैंने एक दिन एक वीडियो देखा था, उसमें जो है चंद्रबाबू नायडू एक आए, मीटिंग में आए, एक इफ्तार पार्टी में आए और इफ्तार किया पूरी उन्होंने। उसके बाद 3 रकात नमाज पूरी पढ़ा, सलाम फेरा और दुआ किया। लेकिन उनकी कौम ने चिल्ला कर कभी ये नहीं कहा कि ये जो है मुसलमान हो गया, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। अगर कोई मुसलमान टीका नहीं भी लगाए तो उसको टीका लगा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है देखो देखो क्या हो रहा है। ये फ़र्क है। तो ये एक माहौल, यानी कि आपके ख़िलाफ़ भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे खिलाफ नहीं, जो भी आगे गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे जो इसको लीडर मानते हैं हम। अलीगढ़ से ट्रेन जा रही थी, लड़कों ने शीशा तोड़ के उनके गले में जूते का हार पहना दिया। ये तो है, अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं
और हवा चले तो हवा से पनाहें मांगते हैं। चिराग खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से, और चिराग बुझने लगे तो दुआएं मांगते हैं। अरे वो कौम जिसमें इमाम खड़ा होता है नमाज़ पढ़ाने के लिए, 4 रकात नमाज़ पढ़ाने के लिए, और पहली रकात में पूरी गलती कर देता है, तो उसका पीछे से दामन पकड़ खींचते नहीं हैं, उसको 4 रकात नमाज पूरी पढ़ाने देते हैं और सजदा सहू करके वो नमाज को सही कर लेता है। यहाँ तो कोशिश होती है कि अगर ये आदमी है कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलती नहीं भी कर रहा है तो इससे गलती कराओ, इसको उजागर करो। इसलिए तो परेशानी हमारी है, इसलिए तो ये हो रहा है। मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको तज ऐसी सी बातें लोग करते हैं। हमें ऐसी बातें करना चाहिए जिससे लोग जुड़ें। हाँ, कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, अगर तुमने खुद खाना खा लिया उसको नहीं खिलाया तो तुम सही मुसलमान नहीं हो। कहा है ना ये बात, तो क्यों कहा है? तालमेल होना चाहिए। अब हमें जाके बोलना चाहिए हिंदू भाइयों से कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं, ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ना कि हमें कहें नहीं इनको हमें इनकी लीडरशिप नहीं, हमको हमारी लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप बनाए क्यों नहीं? 75 साल हो गए ना, क्यों नहीं लीडरशिप बनाया आज तक? अगर लीडर किसको बोलते हैं? एमएलए एमपी को लीडर बोलते हैं, या जो बन जाता है मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना वोट बांटने काम करते हैं। मेरा बेटा फरहान इलेक्शन लड़ रहा था, मैं तो मुझे फरहान को इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं था। मुझे लोग चैलेंज कर रहे थे कि बहुत भाषण करते हो, जब आओगे पॉलिटिक्स में तो लड़ोगे इलेक्शन मालूम पड़ेगा। मैंने कसम खाई थी, मैंने बार बार कहा था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा लोगों को, और मैं कारोबार करता हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। लेकिन जिनको लड़ाया वो चुन के आ गए। चुन के आने के बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ करके मेरी खिलाफत करके दूसरी पार्टियों में चले गए। तब मुझे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर तुमको पार्टी बनाना है, पॉलिटिक्स करना है, तो तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और लोगों चैलेंज करने लगे, लोग जो लोग मेरे पास मेरे कदमों में बैठते थे वो मुझे चैलेंज करने लगे। तो मुझे मजबूरन राज्यसभा जाना पड़ा। लेकिन राज्यसभा में 2 ही साल रह के मैं आया इलेक्शन लड़ने के लिए, और मैं भिवंडी लड़ने गया इलेक्शन। भिवंडी में मुझे 85,000 वोट मिला, जीतने वालों को 60,000 वोट मिलता था। कांग्रेस शिवसेना दोनों खुल करके एक हो गई। कांग्रेस को मिला 25,000 वोट, मुझे मिला 85,000 वोट, शिवसेना को मिला 1,18,000 वोट। मैं हार गया। मैंने पूरा कंटिन्यू किया राज्यसभा 2009 तक, 2008 तक, और 2009 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर लड़ा इलेक्शन में, तो मैंने 2 सीट से लड़ गया, दोनों चुन के आ गया मैं। तो मुझे 1 सीट छोड़नी थी। अब भिवंडी और मानखुश शिवाजी नगर के लोग, भाई मेरी सीट मत छोड़ो, मेरी सीट मत छोड़ो। तो मुझे लगा कि भिवंडी तो अपना है, वहाँ तो मैं जिता लूँगा किसी को। तो वह नहीं, अपनी फैमिली को लाओगे तो हम देंगे वोट, अपनी फैमिली को लाओगे तो देंगे वोट। फरहान को खड़ा कर दिया मैंने। जो लोग मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं उन्होंने जाकर भिवंडी के अंदर खड़ा कर दिया। सही। कांग्रेस ने भी मुस्लिम खड़ा कर दिया और हम 16 वोट से हार गए। ख़त्म हो गई बात। देखिए, ये कुछ लोग आगे खड़े होते हैं जो सरकार नहीं बनाएंगे, 200, 300, 500 वोट लेते हैं और मुस्लिम क़यादत को डाउन कर देते हैं। आरिफ नसीम साहब यहाँ मुस्लिम क़यादत कर रहे थे, हार गए वोट बंटवारे से। मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा था, यहाँ पे रईस को लड़ा रहा था बाइकल्ला से। यही MIM के लोग मेरे पास 50 बार आए, बुलाई मैं खड़ा कर देता हूँ कि आसिम भाई अगर आप यहाँ लड़ाएंगे तो मेरा उम्मीदवार जो है वारिस पठान 2 मुसलमान के लड़ने से हार जाएगा, आप इस सीट छोड़ दीजिए प्लीज़, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो मैंने देखा कि यार इतना कह रहे हैं ये लोग, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भिवंडी लड़ोगे तो जीत जाओगे तो लड़ो। वो कसम खुदा की उन्होंने बोला नहीं जीतूंगा। नहीं जीतोगे ना, तुम गोंडी लड़ोगे, तुमको पहले लड़े थे तुम 4-5 हज़ार वोट मिला था, लड़ोगे फिर क्या जीतोगे क्या? बोले नहीं जीतूंगा। मैं कहा दोनों सीट नहीं जीतोगे ना, मैं 2 ही सीट लड़ रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम रईस को, मैं रईस को जो है हटा देता हूँ। बहुत मेहनत कर, आप जानते हैं रईस कितना अच्छा काम करता है। रईस को मैंने हटा दिया और मैंने गोंडी में लड़ा। वो लड़ते तो भी मैं जीतता इंशाल्लाह, क्योंकि पहले वो एक बार आजमा चुके हैं। भिवंडी भी वो जीते नहीं थे, मुझे हराए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप 2 मत लड़ो, हम लड़े, हम दोनों सीट चुन गए। और जो सीट मैंने उनके लिए छोड़ा था और खाली अकेले वो लड़ रहे थे, उस सीट पर वो फिर हार गए, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं कुछ किया था। तो क्या करें? ये सिनेरियो है, ये हालत है देश की। इसमें हमें बहुत ही सोच समझ के हिकमत अमली अपनाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी हिकमत अमली अपनाई थी कि भाई हर शर्त मान गए थे, काफिरों के शर्त पूरे मान गए थे हिकमत अमली के लिए। और हमारे लोग खुल करके जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क में
सेकुलर सरकार चाहते हैं, और जो वही मुमकिन है, दूसरा मुमकिन है ही नहीं है, आज तक नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो खुद उत्तर प्रदेश में बन रहा है उस पर हमारी बातें चल रही थी। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। ठीक है।